नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती और कैमरे की दूसरी तरफ मेरे सहयोगी विकास कुमार मेरे साथ है मौजूद है। और आज क्रिसमस है और मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे दर्शक हैं, सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस वक्त में मानेसर नगर निगम है जो हरियाणा का अभी अभी नया नगर निगम बना है, उसके फरवरी में चुनाव है और जो प्रत्याशी हैं उन्होंने इस चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो आज इस कड़ी में मेरे साथ है मदन लाल सैनी मौजूद हैं और हम बातें में लेकर इनसे चर्चा करूंगा। सर, सबसे पहले अब स्वागत है हमारे जो चैनल पर। जी, मैं आपका यहाँ पर पहुँचने पर जी बहुत धन्यवाद करता हूँ जी और आपने मुझे इस तरह लायक समझा कि आप मेरे पास आए। और सबसे पहले मैं आज क्रिसमस डे की सबको शुभकामनाएं देता हूँ जी। और आने वाला जो नया साल है हमारे 2023 उसकी हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ। सर, सबसे पहले सवाल तो यही उठता कि एक अच्छा काम है आपका और लगातार समाज सेवा भी करते रहते हैं, लेकिन एक राजनीतिक में आने का क्या उद्देश्य रहा? देखो, मैं गांव गड़ियरसू का रहने वाला हूँ। जी। पिछले 25-30 साल से जो मेरी अपनी उम्र हो चुकी है 57 साल, 30 साल से अपनी तरफ से कुछ न कुछ गांव की किसी भी क्षेत्र के अंदर मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन मैं पिछले 5-7 साल से देख रहा हूं कि हमारा गांव बहुत नीचे जा रहा है। जो सुविधाएं आम लोगों को मिलनी चाहिए, बच्चों को मिलनी चाहिए, किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो मैं इस देख के, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती है और मैं चाहता हूं कि प्रशासन के अंदर किसी प्रकार का दबाव बनाया जाए, मैं आगे काम करूं। इसलिए मैं इस क्षेत्र में आने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि मैं जो देख रहा हूं इस गांव की व्यवस्था को, इस दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए मैं सेवा का मौका लेना चाहता हूँ। जी, मेरा मकसद यही। मदन सर, क्या समस्याएं आपको लगती हैं इस आपके एरिया की, चाहे वो सीवरेज को लेकर हो या कोई पानी की व्यवस्था को लेकर हो, सफाई की व्यवस्था को लेकर हो, क्या मुख्य समस्या क्या है आपकी नज़र में? देखो, आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या मेरी एजुकेशन की है। जी मेरे गांव के स्कूल, सरकारी स्कूल के अंदर 1200 बच्चे पढ़ते हैं। जी। जहां पर स्कूल के टीचरों की कमी आज की तारीख 40 है, जबकि हमें 75 टीचर चाहिए जो हमारे पास नहीं। जी। और एक एक क्लास के अंदर 90 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह बैठते हैं। जी। पढ़ाई के अंदर जितना एजुकेशन हमें बच्चों को मिलनी चाहिए, जितने हमारे टीचर होने चाहिए, उतनी व्यवस्था नहीं है। मैं स्कूल में जाता रहता हूँ, देखता हूँ बच्चों की तरफ कोशिश टीचर खूब करते हैं, लेकिन 80-90 बच्चों की स्ट्रेंथ हम लेके जब पढ़ते हैं तो वो शिक्षा का स्तर हमारा वहाँ दिखाई नहीं। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर घर शिक्षित हो, हर बच्चा शिक्षित हो। इसका आपको क्या फर्क लगता है गांव में जब आप अपने स्कूल पहुंचते हैं? देखो जी, सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन आज की जो व्यवस्था है, हम पूरी कोशिश करने के बाद भी हम वो शिक्षा नहीं दे पा रहे। उसकी सिर्फ वजह ये है कि हमारे पास जो संसाधन है, स्कूल में जो टीचर हैं इतने उपलब्ध नहीं है, जिससे कि हमें ये दिक्कत आ रही है। ये तो हुआ शिक्षा का मुद्दा। स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा मानते इस वार्ड में। मैं आपको बता दूं, हमारे गांव में स्वास्थ्य को लेकर हमारे गांव पीएससी का हॉस्पिटल खुला हुआ है, जिसमें अभी जितनी हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए जी वो नहीं है। टाइम पे ना तो हमें दवाई मिलती है, ना वहाँ पूरे डॉक्टर बैठते हैं। जब हमारे नगर निगम में आए हैं तो हम चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल जो हमारे गांव का है, पीएससी हॉस्पिटल है, कम से कम 50 बेड का ये बन जाएगा तो हमें सुविधाएं मिलेगी। हमारे गांव के अंदर कोई भी इस टाइम आज की तारीख में अच्छे डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं है, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं चाहता हूं कि ये जो पीएससी का हॉस्पिटल है ये बड़ा हॉस्पिटल बने और जो दवाइयाँ मेडिकल की जो हमारे पास कमी है वो आने वाले टाइम में अगर हमें मौका मिला तो हम पूरी करने की कोशिश करें। एक शहरों में समस्या होती है सीवरेज की, आपकी यहाँ कैसी क्या है? देखो, सबसे पहले
हमारे गांव में सीवरेज अभी सीवर नहीं है, जी। सीवर लाइन नहीं है। आज की तारीख में हमारे गांव की इतनी बुरी व्यवस्था हो रही है, गांव के अंदर जाके देखोगे हाँ। इतना पानी भरा हुआ है, पानी की निकासी की कोई सुविधा नहीं है। हाँ। पिछले 6-7 साल से जो हमारे पिछले जो पंचायत थी उन्होंने खूब कोशिश करी, लेकिन हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए। आज हमारे गांव की हालत इतनी खराब है कि अगर कोई निकलना चाहे पैदल तो निकल नहीं पाता। मेरी प्राथमिकता के तौर पे यही होगी, पहली पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए और गांव के अंदर सीवर की व्यवस्था की। जी। एक और क्योंकि हम लगातार हैं, जहाँ भी चुनाव होते हैं कहीं ना कहीं हम भी पूछ जाते हैं, तो एक समस्या होती है बुजुर्गों की पेंशन को लेकर। यहाँ कैसी क्या है, आप बता सकते हैं? बिल्कुल बताऊंगा। हमारे बुजुर्गों की पेंशन के लिए जिसकी पेंशन नहीं बनी है उनको इधर से उधर धक्के खाने पड़ते हैं। कोई गुड़गांव जाता है, कोई कहीं जाता है, बेचारे परेशान रहते हैं और उनकी पेंशन भी टाइम पर नहीं मिलती। पहले मेरी बनने के बाद कोशिश ये होगी कि पेंशन भी, जो पेंशन का जो कार्य है वो हमारे मानेसर नगर निगम में से जो भी अधिकारी बैठेगा वो इस गांव के अंदर कम से कम 6 दिन यहाँ के बैठेगा और इस समस्याओं का समाधान करेगा। जी। कितने वार्ड आते हैं आपके इस नगर निगम में? हमारे अभी जो पता लगा है कि 20 वार्ड बनने हैं। जी। हमारे नगर निगम मानेसर से 20 वार्ड बनने हैं। मैं गढ़ी हरसूर से हूँ और 25 से 30 हजार की आबादी में एक वार्ड बनने की संभावना है। जी। अभी क्लियर नहीं हुआ है। अगर 25-30 हजार की आबादी में अगर हमारा वार्ड बनता है तो गढ़ी हरसूर, गोपालपुर, सेक्टर 99 और 99A ये मेरे ख्याल में आ जाएगा। जी। ये तो बात हुई हमारे यहाँ की समस्याएं जो हैं जाने, और चुनाव चलता है वो पार्टियों के बीच भी होता है मदन जी, आपको भी पता कि कांग्रेस है, बीजेपी है और जेजेपी है, मान के चलें कि बड़े बड़े धुरंधरों से सामना होता है। और आप के हमने भी पता किया आसपास से कि आप एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं यहाँ से, क्या मान के चलते हैं कि इतने बड़े राजनीतिक दलों के बीच से आप कामयाब हो पाएंगे? आपका क्वेश्चन बहुत सही है जी। कि इतनी बड़ी पार्टियां जो खड़ी हैं जी। किसी भी पार्टी का कोई कैंडिडेट खड़ा हो तो सिंबल पर चुनाव लड़ेगा जी। तो उनको उनसे टक्कर लेना कोई मामूली बात नहीं है। जी। देखो जी, मैं 25-30 साल पिछले 25-30 साल से बीजेपी से संपर्क में रहा हूँ। जी। मैंने बीजेपी की जो भी कैंडिडेट आते थे खुश उनकी सेवा करी है और अब मेरी इतनी उम्र हो गई है कि मैं उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता जहां तक उनकी मीटिंग होती है। जी। या समझ लो आजकल के युवा जो बच्चे जा रहे हैं वो उसको कैंपेन में चले गए हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा कि हम वहाँ जाएं। लेकिन आपकी कृपा से इस गांव के आसपास के क्षेत्र में हमारे इतने बढ़िया रसूख हैं, लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं। हर उनकी जितनी भी उनकी समस्याओं को जहाँ तक बिना बने भी हम समाधान करने की कोशिश करते हैं और ये मेरा प्लस पॉइंट है। मेरे 57 साल की उम्र होगी, आज तक किसी भी क्षेत्र में मैं आगे बढ़ा हूँ, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के में हो, जहाँ मैंने जिसकी मदद करनी थी मैंने मदद करी है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से मुझे मौका मिला तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। मदन सर, एक बात और, दवा दारू खर्चा पानी पार्टियां बुरी तरह से बहा देती हैं। देखो जी, वो युवाओं पे, मेरे बात सुनिए, वो युवाओं पे असर होता है उसका, क्योंकि काफी युवा होते हैं कि कुछ दिन के लालच लोभ में आकर वहां से दारू उठा लेते हैं, फिर वो गलियों में घरों में एक बुरी हालत हो जाती है उन युवाओं को। उनके लिए क्या संदेश है, क्योंकि वो उनका एक ट्रेंड चल गया है। मैं आपको खुले शब्दों में बता देता हूँ कि आप भी देख लेना चुनाव में, किसी का नाम हम नहीं लेते, फिर भी आप देखना कि गाड़ियां चलेंगी, पर्चे के नीचे खर्चा होगा, खर्चे के नीचे दवा दारू होगी। उन युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? देखो जी, जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं जी। वो सभी कोशिश करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ युवाओं से मेरा एक ही संदेश है कि ये 5-10 दिन के जो चुनाव होंगे इसके अंदर इस तरह की उसमें ना जाए, नशे में ना जाए, किसी का पैसा ना ले, किसी की शराब ना ले, अपने विवेक का इस्तेमाल करे, ठंडे दिमाग से सोच कर जो आपके सामने कैंडिडेट आएंगे उस कैंडिडेट को थोड़ा उसकी बैकग्राउंड में जाइए, वर्तमान में जाइए और भविष्य की तरफ देखिए। अगर मेरे अंदर कोई कमी लगती है या कैंडिडेट उन सब में से बढ़िया मैं लगता हूँ तो मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। इन चीजों से दूर रहिए, नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये इसकी तरफ जाओगे तो अपना भी नुकसान करोगे और आने वाले समय का भी नुकसान करोगे। इसलिए मेरी उनसे यही संदेश है, युवा वर्ग से विशेषकर ये बहकाओं में ना आए। 2-4 दिन आपको खिला पिला देंगे, उसके बाद ये गायब हो जाएंगे, आप उसकी में लुट पड़ जाएगी और आप गलत काम करना शुरू कर देंगे। मेरी यही है कि आप बिल्कुल इनसे दूर रहे।
और एक आखिरी सवाल ये है हमारा कि हमारे माध्यम से आप अपने वार्ड वासियों के लिए नवर्स भी हमारा सामने है और वार्ड की जनता भी जानना चाहती थी कि क्या किस तरह से क्या प्लानिंग होती है नेताओं की, क्या वो वार्ड के लिए कर सकते हैं, तो उनके लिए नए वर्ष के लिए क्या संदेश आपकी तरफ से मदन जी? देखो, वार्डबंदी भी हुई नहीं है। जी। जैसे ही वार्डबंदी होगी, मेरा कितना क्षेत्र होगा, कितना लंबा चौड़ा मेरा क्षेत्र है, उनकी समस्याएं क्या है, जो मेन समस्या है आज की तारीख में हमारे गांव की है। एक तो सबसे बड़ी, हमारे इतने बड़े गांव में एक लाइब्रेरी नहीं है जी। दूसरा है, मेरे गांव में कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है। जी। 30 हजार की आबादी में कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है। प्राथमिकता के तौर पे इसको करवाऊंगा। और एक हमारे जो 32 नंबर जो फाटक यादपुर से जो यादपुर की तरफ जाती है, इसकी ये हमारी कम्युनिटी सारी बंद हो गई है। कोशिश करूंगा डीआरएम से मिलके इसको खुलवाने की कोशिश करूंगा, ओवर ब्रिज लेने की व्यवस्था करूंगा। कैसे भी होगा इसको काम को मैं प्राथमिकता के तौर पर करूंगा। गांव के अंदर जो हालत हो रही है, अगर मैं बन गया तो सबसे पहले उस गांव की समस्या का हल करूंगा, पानी की निकासी का। और लाइब्रेरी, शिक्षा के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर हमारे यहाँ बहुत बड़े टूर्नामेंट होते हैं 15 अगस्त के ऊपर, उसका स्तर थोड़ा और ऊपर ले जाने की कोशिश करूंगा। और इसके चिकित्सा के उसमें डॉक्टर के जो हमारे यहाँ कमी है, हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ नहीं है, मेडिकल की पूरी व्यवस्था नहीं है, या कुछ मशीनें भी नहीं है, कोशिश करूंगा कि ये भी यहाँ उपलब्ध हो और लोगों के इधर उधर ना जाना। तो शुक्रिया बातचीत के लिए। तो मेरे साथ थे मानेसर निगम चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं मदन लाल सैनी जी हैं, और एक अच्छे समाज सेवी भी हैं और लगातार पार्टियों में भी रहे, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, लेकिन किसी कारणवश से हो जाता है कि उम्र का जो पड़ाव है वो आगे बढ़ जाता है, तो इतनी जितनी युवा मेहनत कर लेते हैं उतनी नहीं कर पाते, तो कुछ समस्याएं आ जाती हैं, किसी कारणवश से पार्टी से दूर भी होकर चुनाव लड़ना पड़ जाता है और यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और एक प्रबल दावेदार भी माने जाते हैं। और यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं वो सीवरेज की है, शिक्षा व्यवस्था की है, खेलों की है, जैसा कि वो भी मैं आप तक रूबरू कराने की आवाज़ उनकी कोशिश करूँगा। और जो भी समस्याएं होंगी वार्ड की और जो जनता के भी सवाल होंगे वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमारी तरफ से एक बार फिर आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।